बच्चों वेलकम टू सेफ हैंड। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जेनेटिक्स। ठीक है, जहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी आज का पार्ट है। ठीक है, इंट्रोडक्शंस। इंट्रोडक्शन में एनसीईआरटी ने फर्स्ट लाइन में ही लिख रखा है, व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव बर्थ ओनली ए बेबी एलिफेंट नॉट अदर एनिमल्स। मतलब कि अगर कोई है ना एलिफेंट अपने बच्चे को जन्म दे रहा है तो वो सिर्फ एलिफेंट ही क्यों होता है, कोई और एनिमल्स क्यों नहीं होते हैं। एंड व्हाई मैंगो सीड फॉर्म्स ओनली मैंगो प्लांट एंड नॉट एनी अदर प्लांट्स। अगर मैंगो का सीड हम लोग जर्मिनेट करते हैं तो उससे सिर्फ मैंगो का ही प्लांट क्यों जर्मिनेट होता है, कोई और प्लांट क्यों नहीं जनरेट हो सकता है। तो इस तरह की चीजें ना शुरू शुरू में साइंटिस्ट लोग ने सोचना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आर द ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल्स, मतलब कि जो भी बच्चे जन्म लेते हैं, ठीक है, आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट, है ना, अपने पेरेंट के साथ आइडेंटिकल होते हैं। और सो सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, जो या फिर उनसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं या फिर सिमिलर ही होते हैं, है ना। समटाइम्स सिबलिंग्स लुक सो सिमिलर, मतलब कि अभी हमने जो पिछले लाइन में देखा कि आर ऑफ स्प्रिंग आइडेंटिकल, मतलब जो भी ऑफ स्प्रिंग नए नए आ रहे हैं क्या वे सभी के सभी क्या होते हैं, सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, उसमें कोई डिफरेंस होते हैं या नहीं होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि समटाइम्स सिबलिंग्स, मतलब कि भाई वन या फिर जो भाई वन है या फिर एक साथ जो जन्म लिए, ठीक है, सिबलिंग्स लुक सो सिमिलर टू ईच अदर, मतलब कि जो वो भाई वन यानी कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस होंगे तो उसमें सेक्स भी सेम आते हैं, लेकिन उसे हम लोग ऐसे सिबलिंग्स के टर्म में लेते हैं, लुक सो सिमिलर टू ईच अदर। जैसे मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं, ठीक है, तो उनका सेक्स भी सेम ही होगा। ठीक है, तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है तो उसमें क्या होता है, वो एक दूसरे से इतने ज्यादा सेम होते हैं, मतलब कि 100% कॉपी होते हैं। ठीक, और कभी कभी कुछ सिबलिंग्स जो होते हैं सो डिफरेंट, या डाइजाइगोटिक ट्विंस हो सकता है, एक मेल हो सकता है एक फीमेल हो, ठीक है, या और भी कुछ डिफरेंसेस आते होंगे। ठीक है, लेकिन जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं उसमें 100% जो होते हैं वो कैरेक्टर मैच करते हैं। ठीक, there is several related questions are dealt with the scientifically in the branch of biology known as genetics। मतलब इन तरह के चीजों के इन तरह के क्वेश्चन से डील करते हैं किसमें, जेनेटिक्स में। ठीक है, ये ब्रांच साइंस का ब्रांच है जिसमें इन सभी बातें के बारे में बात किया जाता है, इन सभी क्वेश्चन के बारे में बात किया जाता है। जेनेटिक्स डील्स विथ द इनहेरिटेंस। जेनेटिक्स किसके साथ काम करती है, इनहेरिटेंस के साथ, है ना, डील्स विथ इनहेरिटेंस। ठीक है, एज वेल एज वेरिएशंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। मतलब कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इनहेरिटेंस क्या है। तो इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में क्या होता है कि कैरेक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। उसमें जो कैरेक्टर होते हैं ना वो पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर हो रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस, है ना। इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, और ये क्या है, अनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी का बेसिस है ना, उसका बेसिस क्या है कि इनहेरिटेंस। हेरिडिटी का बेसिस क्या है, इनहेरिटेंस, जिसमें कैरेक्टर जो है वो पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, डील्स विद इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशंस, है ना। उसके बाद अभी हमने जेनेटिक्स एज वेल एज वेरिएशन, इनहेरिटेंस तो हमने देख लिया कि कैरेक्टर का ट्रांसफर किस में हो रहा है, प्रोजेनी में हो रहा है, कैरेक्टर का ट्रांसफर प्रोजेनी में हो रहा है। एंड वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए हैं उसके अंदर अपने पेरेंट्स से या फिर सिबलिंग से कितने वेरिएशंस आ रहे हैं। ठीक है, तो जेनेटिक्स इन दो चीजों के बारे में डील्स मतलब करता है, इन दोनों के बारे में अच्छे से बताता है कि प्रोसेस जो है, इनहेरिटेंस का प्रोसेस है, उसमें कौन से कैरेक्टर इनहेरिटेड हुए, है ना, उसमें डिफरेंसेस क्या है, वो शो करता है वेरिएशंस। वेरिएशन इट इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट। तो वेरिएशन क्या होता है, ये वो मतलब कि कितने डिग्री से, डिग्री इन द सेंस कि हाउ मच अमाउंट, मतलब कि कितने परसेंटेज उसमें, मतलब कि पेरेंट के कैरेक्टर हैं, है ना, पेरेंट के कैरेक्टर तो होंगे लेकिन उनके पेरेंट और उसके बीच में कौन कौन से डिफरेंसेस आ रहे हैं, डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, उसे बोलते हैं वेरिएशन। अब बात करते हैं ह्यूमन न्यूज फ्रॉम अर्ली, है ना। ह्यूमन आदमी जो है वो बहुत पहले से ही जानते थे, जैसे कि 8000 से 1000 बीसी बिफोर क्राइस्ट का बात हो रहा है, कि दैट वन ऑफ द काज ऑफ वेरिएशन वाज हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि कुछ कोई तो बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिसके वजह से यहाँ पर वेरिएशंस आ रहे हैं। ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्व किया जब बहुत सारे लिविंग लिविंग थिंग्स को। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ ना कुछ ऐसा है जो वेरिएशंस काज कर रहे हैं। ठीक है, द एक्सप्लॉइटेड दे एक्सप्लॉइटेड they exploited the variations that were naturally present in wild populations of plant। मतलब कि उन्होंने एक्सप्लॉइट किया कि वेरिएशंस को, जैसे कि वाइल्ड पॉपुलेशंस उसे बोलते हैं जो नेचुरली फर्स्ट टाइम जो आते हैं ना, उसे बोलते हैं वाइल्ड पॉपुलेशंस। अब इन उन लोगों ने क्या किया
एक्सप्लॉइट किया द वेरिएशंस दैट वेर नेचुरली प्रेजेंट इन वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट। मतलब कि नेचुरली जो वेरिएशंस इन्वॉल्व हुए, नेचुरली जो वेरिएशन आए प्लांट में या फिर एनिमल में, ठीक है, वाइल्ड पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में, उसका एक्सप्लॉइट किया, उसे यूज किया टू सेलेक्टिवली ब्रीड, है ना, टू एनिमल टू सेलेक्टिवली ब्रीड एंड सेलेक्ट फॉर ऑर्गेनिजम्स दैट प्रेजेंट डिजायरेबल कैरेक्टर। इन द सेंस कि जो वाइल्ड पॉपुलेशन था, ठीक है, या वाइल्ड पॉपुलेशन था, उसमें जीन जो थे वो प्योर थे, ठीक है, उसका जीन डोमिनेंट था, लेकिन उसमें क्या हुए, धीरे धीरे करके वेरिएशंस आए। हो सकता है समय के साथ कुछ अच्छे वेरिएशंस आए होंगे उसमें, ठीक है, तो उन अच्छे वेरिएशन का वाइल्ड पॉपुलेशन के साथ जो है क्रॉस करा के, है ना, उसमें उन्होंने क्या किया, डिजायर करेक्टर को अपने पास रखा, ठीक है, डिजायर करेक्टर के लिए डिजायर करेक्टर को वो आगे बढ़ाया, ठीक है। विथ आर्टिफिशियल सिलेक्शंस, अभी जो हम लोगों ने कर रहे हैं ना, नेचुरल सिलेक्शन जो होते हैं उसमें तो अपने आप वेरिएशंस हो रहे हैं, रैंडम मैटिंग हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन विथ आर्टिफिशियल सिलेक्शंस एंड डोमेस्टिकेशन, ठीक है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम द एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउ, है ना, वी हैव वेल नोन इंडियन ब्रीड्स साहिवाल काउ इन पंजाब। अभी हमारे पास साहिवाल काउ है पंजाब में, जिसको क्या किया, इनब्रीड, जिसको ब्रीडिंग किया, वेल नोन इंडियन ब्रीड, मतलब कि उसे ब्रीड कराया गया, ठीक है, वाइल्ड काउ को इंडियन ब्रीड से, जिसे साहिवाल बोला गया। अभी वो क्या होते हैं, पंजाब में पाए जाते हैं ये काउ। वी मस्ट रिकॉग्नाइज दैट दो आवर एंसेस्टर न्यू अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर एंड वेरिएशंस, हम इस इन चीज को समझ सकते हैं, इन चीज को समझ रहे हैं कि हमारे एंसेस्टर के पास है ना, कि उनके पास आइडिया था, थॉट था, वो सोच रहे थे कि इनहेरिटेंस में जो होता है ना, कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर एंड वेरिएशंस वेयर अंडर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, बट उनके पास आइडिया इस चीज का नहीं था कि साइंटिफिक बेसिस ऑफ दिस फेनोमेनन क्या है। मतलब कि वो जो आइडिया सोच रहे थे उसके अंदर साइंटिफिक बेसिस क्या है, ये उनके पास इस चीज की जानकारी बहुत कम थी। उसके बाद आता है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेंडल के बारे में जानते हैं। इट वाज ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी दैट वाज मेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब कि उस समय पे मिड 19th सेंचुरी में इनहेरिटेंस को समझना स्टार्ट हो चुके थे, ठीक है। उसमें आते हैं एक साइंटिस्ट ग्रीगर मेंडल्स। इससे पहले भी जेनेटिक्स के बारे में स्टडी हो रहे थे, लेकिन वो सभी के सभी इनहेरिट, वो सोच रहे थे कि जेनेटिक्स आर द ब्लेंडिंग ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के बारे में बात किया जाता था, कि सभी एक दूसरे से मिक्स करके कुछ एक नया का प्रोडक्शंस हो रहे हैं। बट बाद में पता चला कि ब्लेंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस नहीं हो रहे हैं, ठीक है, वो डिस्प्रूव हो गया था, मेंडल के समय में ही डिस्प्रूव हो गया था, ठीक है। तो वहां से हम लोग ग्रीगोर मेंडल्स के बाद पढ़ते हैं। कंडक्ट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी फॉर 7 ईयर। मतलब ग्रीगोर मेंडल जो थे, उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया गार्डन पी प्लांट पे, कितने के लिए, 7 ईयर के लिए, 1856 टू 63, 7 ईयर के लिए एक्सपेरिमेंट किया, है ना। 1856 टू 63 तक उन्होंने क्या किया, इस पे एक्सपेरिमेंट किया, एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और उन्होंने अपना लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या किया, प्रपोज किया, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। During Mendel investigations into inheritance pattern, it was the first time that statistical analysis and mathematical logic were applied to problem in biology। मतलब जिस समय ने मेंडल ने अपना काम करना स्टार्ट किया था, तो उससे पहले बायोलॉजी के अंदर एनालिसिस, स्टैटिकल एनालिसिस या मैथमेटिकल लॉजिक का यूज नहीं हो रहा था, ठीक है, या किसी साइंटिस्ट ने ऐसा सोचा भी नहीं था। लेकिन फर्स्ट टाइम मेंडल ने क्या किया, स्टैटिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक को अप्लाइड किया, किसमें, बायोलॉजी के अंदर, ठीक। हिज एक्सपेरिमेंट हैज ए लार्ज सैम्पलिंग साइज। मतलब ग्रेगोर मेंडल के पास सैम्पलिंग साइज जो था वो बहुत बड़ा था, विच गेव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू डाटा दैट ही कलेक्टेड। मतलब कि अगर सैम्पलिंग साइज जो है ना बहुत बड़ा है उनके पास, ठीक है, तो उससे जो डाटा जो उन्होंने रिलीज किया, उस पर क्रेडिबिलिटी, मतलब कि उस पर कोई क्वेश्चंस नहीं उठा सकते हैं, उनका डाटा जो होगा वो सही होगा, ठीक है, क्रेडिबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी। Also the confirmations of his inheritance from experiment on successive generations of his test plants prove that his result pointed to general rules of inheritance rather than being the unsubstantial idea। मतलब एक तो उनके पास क्या था कि सैम्पलिंग साइज बहुत बड़ा था, ठीक है, मेंडल के पास सैम्पलिंग साइज बहुत बड़ा था, और उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया उसको बहुत सारे जनरेशन वाइज अलग अलग जनरेशन, 7 ईयर का उन्होंने मेहनत किया था। तो 7 ईयर तक उन्होंने जनरेशन वाइज जनरेशन, है ना, सभी कैरेक्टर जो उन्होंने अपने मैथमेटिकल और एनालिसिस लगाया था उस पर उन्होंने काम किया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट ऑन सक्सेसिव जनरेशंस ऑफ हिज टेस्ट प्लांट। मतलब वो जिन टेस्ट प्लांट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उनमें लगातार काम करते रहे, लगातार उसमें सेल्फिंग होते रहे, ठीक है, सक्सेसिव जनरेशन तक काम करते रहे। एंड उसके बाद उनके जो रिजल्ट होते हैं ना, पॉइंटेड टू द जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। उनसे जो रिजल्ट निकला, उन्होंने उन्हें क्या बोला, एक जनरल रूल की तरफ उसे फोकस्ड किया, कि इतने सारे ज्यादा सैम्पलिंग साइज होने की वजह से जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें कुछ खास, मतलब कि एक खास पैटर्न शो हो रहा था, ठीक है, एक खास पैटर्न शो हो रहा था, तो जिसे उन्होंने जनरल रूल्स के रूप में प्रोवाइड करना शुरू किया, रेदर देन बीइंग द अनसब्सटेंशियल आइडिया। मतलब कि उन्होंने कोई अनसब्सटेंशियल, मतलब कि बेसलेस आइडिया, मतलब अपने मन से, थिंकिंग से कुछ भी ऐसा अपने मन से नहीं बोला, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पे कुछ जनरल रूल्स देना स्टार्ट किए।
मेंडल्स इन्वेस्टिगेट कैरेक्टर्स इन गार्डन पी प्लांट्स दैट वेर मैनिफेस्टेड एज टू अपोजिट ट्रेड्स। मतलब ने मेंडल ने जिस ट्रेड्स के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया वो क्या थे, अपोजिट ट्रेड्स थे। ठीक है, हर चीज़ के लिए उन्होंने जो भी कैरेक्टर चूज किया उनमें क्या थे, अपोजिट ट्रेड्स है। जैसे कि टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट ले लिए या फिर येलो और ग्रीन सीड ले लिए। तो ये जो है ना ऑब्जर्वेबल भी है, इजीली ऑब्जर्वेबल है। और इनके बारे में उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया इन सभी कैरेक्टर पे जो इजीली अवेलेबल थे एंड कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थे। This allow him to set up a basic framework of rule governing inheritance which was expanded later scientists। मतलब कि इस तरह के जो यूज कर रहे थे ना कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, उससे एक जनरल रूल उन्होंने निकाला। ठीक है, जनरल रूल्स देना स्टार्ट किया एक्सपेंड, और जिसे बाद में साइंटिस्ट लोग ने एक्सपेंड किया टू अकाउंट फॉर ऑल द डाइवर्स नेचुरल ऑब्जर्वेशंस एंड कॉम्प्लेक्सिटी इनहेरेंट इन देम। उनमें जो भी मतलब कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्जर्व की उन्होंने नेचुरल ऑब्जर्वेशंस, तो उन सभी के बारे में उन्होंने रूल बनाया। और बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट ने जैसे कार्ल कोरेंस, ह्यूगो ड्यूब्रेस है ना, इन सभी ने मिलकर क्या किया, उन्हें प्रूव भी किया। मेंडल कंडक्ट सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशंस या फिर क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। उन्होंने बहुत सारे ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स का डेवलपमेंट किया और वहाँ वहाँ से ठीक है अपने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया। A true breeding lines is one that having undergone continuous self pollinations so the stable traits inherited and expressions for several generations। उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग लाइन कैसे डेवलप किया कि हैविंग अंडरगो कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, जब सेल्फ पॉलिनेशन लगातार होते गए है ना, सो द स्टेबल ट्रेड्स, मतलब कि उसके बाद उन्होंने स्टेबल ट्रेड्स मतलब कि सेल्फिंग हो रहे हैं और बार बार एक ही ट्रेड्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये शो करता है कि उसके अंदर जो है प्योरिटी मेंटेन हो रहा है। ठीक है, वो तो स्टेबल ट्रेड्स इनहेरिटेड एक्सप्रेशंस ऑफ सेवरल जनरेशंस, जब सेवरल जनरेशन तक जाने के बाद उसमें प्योरिटी डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, उससे क्या हुआ, ट्रू ब्रीडिंग लाइन का डेवलपमेंट हुआ। मेंडल सेलेक्ट 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट। मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट को सिलेक्ट किया प्लांट वेराइटी एज पेयर्स विच वेयर सिमिलर एग्जैक्ट, मतलब कि ऐसे पेयर जो एग्जैक्ट सिमिलर थे फॉर वन करेक्टर विद कंट्रास्टिंग ट्रेट। मतलब कि उन्होंने 14 ऐसे प्योर लाइन वेराइटी को सिलेक्ट किया जो कि सभी के सभी मतलब कि हर एक करेक्टर में सिमिलर थे, बस एक करेक्टर उसके अंदर जो था वो कंट्रास्ट था। ठीक है, तो ऐसे प्योर वैरायटी को उन्होंने क्या क्या सिलेक्ट किया, सम ऑफ द कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर सिलेक्टेड, उसमें से कुछ कंट्रास्टिंग ट्रैक्ट को सिलेक्ट किया। तो मेंडल ने 7 करेक्टर को किया सिलेक्ट जिसमें कि कंट्रास्टिंग करेक्टर थे। तो कितने हो गए, 14 ट्रेट्स हो गए। ठीक है, तो उसमें से क्या था, स्टेम का हाइट, ठीक है, या फिर प्लांट हाइट बोल दो। ठीक है, स्टेम का हाइट या फिर प्लांट हाइट, तो वो क्या होगा, टॉल हो सकता है, ड्वार्फ हो सकता है। फ्लावर कलर वायलेट या येलो, वायलेट या फिर व्हाइट, फ्लावर कलर वायलेट या फिर व्हाइट। फ्लावर पोजीशन एक्सियल या टर्मिनल्स एंड द पॉड शेप इन्फ्लेटेड कंस्ट्रिक्टेड, पॉड कलर ग्रीन या येलो, सीड शेप राउंड और व्रिंकल्स एंड द सीड कलर येलो और ग्रीन। तो इसमें जो टॉल है ये क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर्स है, वायलेट डोमिनेंट कैरेक्टर है, एक्सियल फ्लावर पोजीशन डोमिनेंट है, इन्फ्लेटेड डोमिनेंट है, ग्रीन कलर ऑफ द पॉड ये डोमिनेंट है, राउंड कलर सीड डोमिनेंट है, येलो कलर का येलो कलर सीड जो है ये डोमिनेंट है। एंड ये सभी जो है वो रेसेसिव कैरेक्टर्स। बाद में जाके पता चला उन्होंने इतने सारे ट्रेड्स 14 ट्रेड्स एंड 7 कैरेक्टर को क्या क्या सिलेक्ट किया। अब इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए